हाँ जी, तो अब तक तो हम लोगों ने जितना दिन भी किया वो सब वीवीआई आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया है। कुछ एक सब्जेक्ट हैं जिसका कुछ क्वेश्चंस बच गया है, लेकिन आज के इस सेशन के अंदर जो है हम लोग करने वाले हैं आप लोग का आपदा प्रबंधन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, उसका जो है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीवीआई सब्जेक्टिव करने वाले हैं। उसके अंदर भी हमने क्या करा है, टॉप 10 प्रश्न को छांटा है, जो कि आप लोगों के 2024 के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। डायरेक्ट जो है इस सेशन से आप लोग का 1 या 2 प्रश्न जो है डायरेक्ट आप लोग का सब्जेक्टिव में मिल जाएगा, एक आप लोग को 6 नंबर वाला में मिल जाएगा, एक आप लोग का 4 और 2 नंबर वाले में मिल जाएगा। तो इतना प्रश्न जो है इस सेशन से आप लोग का टपकने का, आपके एग्जाम में टपकने की पूरी पूरी संभावना है कि नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसका पीडीएफ जो है आप लोग को वहां से मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने हम क्या करते हैं, लेकर के आते हैं। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने आ गया है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न पूछ रहा है, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपाय का उल्लेख करना है। उल्लेख करने का मतलब क्या, उसको बताना है कि किन किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ के क्षति को कम कर सकते हैं। देखिए हालांकि जब बाढ़ आता है तो उसको एकदम से रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए क्षति को या फिर उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो उसी के उपायों को क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो प्रश्न है ना, जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न पूछे तो हम 6 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर जितना हम लगे लिखने इतना लंबा चौड़ा बढ़ा दिए। 2 नंबर वाला पूछ रहा है, 2 से 3 लाइन बहुत हो गया है ना, थोड़ा और बढ़ाना है तो 4 लाइन बढ़ा लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अनावश्यक जो है उसके अंदर इतना 4 हाथ का नहीं लिखना है 2 नंबर वाला प्रश्न में। अगर कोई सवाल ऐसा ही 1 वर्ड वाला है तो उसको 1 वर्ड में भी आप खत्म कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2 वर्ड वाला है तो उसके अंदर से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, उसको लंबा खींचने लेंगे। ऐसा नहीं, सटीक होना चाहिए और जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वही चीजें दिखना चाहिए। अनावश्यक है उसको हम लंबा नहीं खींचेंगे, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है, ये आप इस प्रश्न को है 4 नंबर वाले के अंदर भी लिख सकते हैं और 2 नंबर वाले के अंदर भी आप लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर वाले के अंदर अगर आपको लिखना हो, है कि नहीं, 2 नंबर वाले के अगर अंदर आपको लिखना हो तो आप सीधे आप यहीं से शुरू कर सकते हैं कि बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने का उपाय निम्न है, और यहाँ से 1 नंबर और इसका अगला जो है ये 2 नंबर या 3 नंबर आप लिख सकते हैं, 4 नंबर भी आप लिख सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न जो है वो दीर्घोत्तरीय है। आइए तो या तो आपको 4 नंबर वाला में पूछ सकता है या फिर 6 नंबर वाला में पूछ सकता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, हमने इसको लिखा है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, सबको पता है, इससे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, अतः बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए निम्न उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किन किन उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अब उपाय समझ लीजिए। देखिए नदी का जो किनारा होता है और नदी की ओर ढलानों पर जो मकान होता है उसका जो निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी बस्ती कोई बसाना हो, कोई कस्बा बसाना हो, कोई गांव बसाना हो, तो नदी के किनारों से जितना संभव हो सके उतना दूर बसाया जाना चाहिए, ताकि नदी के अंदर जब पानी का उफान हो तो जो आसपास के जो उसके इलाके है उसके अंदर पानी ना भरे और लोगों का जनजीवन जो है उससे प्रभावित ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, नदी के किनारे एवं नदी की ओर ढलानों पर मकान का निर्माण हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो एक उपाय तो आपका ये हो गया। अगला उपाय देखिए, नदी के तट से जितना अधिक से अधिक संभव हो सके दूर मकान बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल वही बात है, दूर मकान बनाया जाए। ऐसा थोड़ी है कि आप नदी है तो उसके किनारे बना लीजिएगा, तो कैसे उससे रोक पाए। जब उसके अंदर भरेगा, नदी के अंदर या तो बरसात का पानी भर जाए या किसी अन्य कारणों से उसके अंदर पानी आ जाए, तो क्या होगा, नदी के बांधों को जब वो तोड़ेगा तो आसपास के इलाकों में पानी भर जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना संभव हो पाए नदी के तट से दूर जो है वो किसी तरह का मकान हो या फिर कोई गांव कस्बा वगैरह बसाना हो तो आप उधर बसा लीजिए, है कि नहीं। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, बाढ़ की संभावित क्षेत्रों में जल की निकासी का उपयुक्त व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्योंकि जब पानी आए तो उस पानी को क्या किया जाए, जल्दी से वहां से हटाया जा सके, जल्दी से निकाला जा सके। नहीं तो जब पानी जिस इलाके में भरती है ना, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती है उधर, है कि नहीं। जान माल की क्षति तो होती है, उसके साथ साथ जो है बीमारियां तरह तरह की उसके साथ आने लगती है। ताकि वहां पे क्या किया जाना चाहिए, उपयुक्त जो है वो पानी के निकासी की व्यवस्था किया जाना चाहिए, ताकि जब भी पानी वहां भरे तो उसको आसानी से निकाला जा सके, है कि नहीं। तो ये आपका दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा उपाय देखिए, गांव अथवा बस्ती को बाढ़ के स्तर से ऊंचा बनाना चाहिए। जैसे अगर लगता है ना कि हर क्षेत्र के अंदर जब जो कोई बाढ़ क्षेत्र वाला इलाका होता है तो होता है कि हाँ यहाँ तक बाढ़ जो है वो आता है, तो कोशिश कीजिए कि उस बाढ़ का जो रेड मतलब चिन्ह है, जो लाल चिन्ह है कि हाँ यहाँ तक पानी ज्यादा से ज्यादा आएगा, ये खतरे का निशान, तो उससे और ऊंचा स्तर पर है ना उसको घरों को बनाना चाहिए, या फिर कोई महल वगैरह आपको बनवाना हो, कोई मकान बनवाना हो तो उसके स्तर से ऊंची जगहों पर बनाना चाहिए, है कि नहीं। तो आप ये काम कर सकते हैं, है कि नहीं।
तो ये जो है वो 4 उपाय हैं जो उपाय आप कर सकते हैं किससे, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए। अगला सवाल देखिए, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय का उल्लेख आपको करना है। भूकंप का देखिए, भूकंप को आप रोक नहीं सकते हैं, है कि नहीं, वो प्राकृतिक घटना है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ भी करके उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन आपके हाथ में क्या होता है कि आप उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद भूकंप कब आएगा आपको पता नहीं है ना, महसूस हो भी जाए तो आप उतना जल्दी उस चीज को क्या कर सकते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं, तो उसका प्रभाव तो आपके ऊपर दिखेगा ही। लेकिन उसके पश्चात होने वाले समस्याओं का, है कि नहीं, उसके पश्चात होने वाले समस्याओं से आप उसका निवारण कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि भूकंप वाला क्षेत्र है तो उसके लिए कुछ आप काम कर सकते हैं, तो क्या क्या तरीके अपना सकते हैं उसको ध्यान देखिए। भवनों का जो निर्माण होना चाहिए कहाँ, जो आपका भूकंप वाला जो क्षेत्र है, ऐसा लगता है कि भूकंप इस क्षेत्र में ज्यादा आता है ना, तो वहां पे भवनों का जो निर्माण है ना उसको आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो ऐसा ना बना लिया जाए, इतना ना खर्चा करके बना लीजिए कि एक बार भूकंप आए सब खत्म हो गया, फिर दोबारा से आपको उतना खर्चा किया जाना चाहिए। तो ऐसा कोशिश होना चाहिए कि जो भूकंप प्रभावित जो इलाके हैं, जहाँ पे भूकंप आने की बहुत अधिक संभावनाएं होती है, वहां पे या फिर कहीं पे भी, है कि नहीं, मतलब जहाँ कम है वहां तो नहीं, लेकिन जहाँ पे अधिक ऐसी संभावनाएं होती है कि भूकंप यहाँ पे बहुत अधिक बार आ सकता है, साल में कई बार आ सकता है कभी भी आ सकता है, तो वहां पे जो है वो भवनों का निर्माण आयताकार होना चाहिए और वहां का जो नक्शा वगैरह होना है वो साधारण होना चाहिए, बहुत अधिक खर्च उस पर नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मान लीजिए किसी कारणवश अगर भवन गिर भी जाता है तो ज्यादा नुकसान नहीं हो, ज्यादा आर्थिक क्षति नहीं हो, है कि नहीं। तो क्या किया जाना चाहिए, भवनों का निर्माण जो है वो आयताकार होना चाहिए और नक्शा जो है वो साधारण होना चाहिए। उसके अलावा लंबी दीवारों का सहारा लेने के लिए, जैसे बड़ा बड़ा मकान आपको बनाना है तो ऐसे केवल ऐसे ही नहीं ईंट जोड़ते गए उससे बनाते गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो है ना ईंट पत्थर का क्या कहना, कंक्रीट का क्या कॉलम होना चाहिए, और कॉलम की गहराई बहुत अंदर तक होनी चाहिए, बहुत नीचे तक होनी चाहिए, ताकि भूकंप के झटकों को वो सह सके, है कि नहीं। तो ये 2 काम आप कर सकते हैं, भवनों का आयताकार निर्माण होना चाहिए और नक्शा क्या साधारण होना चाहिए। और लंबी दीवारों को बनाने के लिए या फिर उसका सहारा देने के लिए, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट का कॉलम हम बना सकते हैं। बीम वगैरह जो होता है ना, आप देखते होंगे घरों में बनता है ऐसे स्क्वायर वाला, उसके अंदर ईंट ये कंक्रीट वगैरह डाल करके, सीमेंट वगैरह बालू वगैरह डाल करके उसको बनाया जाता है, गांव में आप लोग देखते होंगे, या फिर कहीं जो मकान वगैरह बनता है तो आप लोग देखते होंगे। तो इस सारी चीजों का क्या करना, ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये चीज आपको भूकंप से बचा ही लेगा, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं इन दोनों उपायों के अंदर। अगला सवाल देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता या उपयोगिता क्यों है। देखिए, आपको आपदा प्रबंधन आपको बताना है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है भाई साहब। तो देखिए, सबको पता है कि जब भी कोई आपदा आती है कि नहीं, जब भी कोई आपदा आती है तो बहुत अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है, खास करके जब भूकंप वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह आता है, सुखाड़ आता है कि नहीं, या फिर सुनामी आती है, तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, जान माल की क्षति होती है, लोगों को नुकसान होता है, उनसे उनका दैनिक जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इस वजह से आपदा प्रबंधन जो है वो जरूरी होता है। साथ ही साथ आपदा प्रबंधन से जो है ना, वो आपदा के पूर्व और आपदा के पश्चात जो है वो क्षति को कम किया जा सकता है, या उससे बचने की कोशिश की जा सकती है। बच जाए ये कोई जरूरी नहीं है, पर कोशिश या प्रयास जो है वो किया जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, हम सब जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होती है। अतः आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने या उससे बचने के लिए आपदा प्रबंधन जरूरी है कि नहीं। तो ये जो है आराम से ये 2 मार्क्स वाला में भी आप लिख सकते हैं। अगर 4 मार्क्स वाला में और लिखना है तो इसमें 2-3 चीजें जो आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन में लोगों को क्या क्या प्रशिक्षित किया जाता है कि अगर कोई अचानक कोई आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, है कि नहीं। तो 1-2 पॉइंट आप उसको भी जोड़ सकते हैं, हालांकि ये 2 नंबर वाला में ही पूछ लेता है। कभी कभी आपको अगर पूछेगा तो 4 नंबर वाला पूछेगा तो 2-3 पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि आग लग जाए तो उस वक्त क्या किया जाना चाहिए, है कि नहीं। प्राथमिक उपचार के बारे में क्या किया जाना है, अगर किसी के शरीर में अगर लग जाए अगर आग वगैरह, या किसी का कोई जल जाए किसी आपदा की वजह से तो उसको क्या किया जाना चाहिए, किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए उस टाइम पे तो क्या किया जाना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है आपदाओं से निपटने के लिए, तो ये चीज आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स वाला पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा 2 में 2 आप लोगों को कंफर्म मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, सुखाड़ जब आता है ना तो आप लोग को पता है कि उसके अंदर नमी कम हो जाती है, बारिश नहीं होती है या फिर पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं सुखाड़ जो है वो आती है। तो इसको देखिए, आप इससे बच तो नहीं सकते हैं चूंकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता
है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, घास का आवरण रहने दें, जैसे जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे घासों की छिलाई ना करें, उसको वहीं पे पड़े रहने दें, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, जो ये जो मिट्टी है उसकी नमी बनी रहती है। अगर आपको ये देखना होगा ना, तो जहाँ पे घास काटा गया हो वहां की मिट्टी देख लीजिएगा, या और जहाँ पे घास उगा हुआ होता है उसके अंदर की मिट्टी को हटा करके देख लीजिएगा, तो दोनों में आपको स्पष्ट जो है नमी का अंतर दिख जाएगा। तो क्या होना चाहिए, घास का आवरण को रहने देना चाहिए, और खेतों को गहरी जुताई किया जाना चाहिए ताकि बारिश वगैरह हो, है कि नहीं, या फिर उसके खेतों के अंदर पानी पटाया जाता है, तो वो जब सारी चीजें हो, तो जब मतलब मौसमों के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्माहट होती है या फिर शुष्क मौसम हो जाता है, तो क्या होता है, वो सूखने लगता है ये खेत वगैरह। तो उन सारी चीज़ों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हालांकि आप इससे हम आपको यही बता रहे हैं बार बार कि किसी भी तरह की आपदा से आप एकदम से बच नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। तो आप दो काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तो घास का आवरण उसके अंदर रहने दे सकते हैं जहाँ पे आवश्यकता नहीं है, घासों की छिड़ाई ना किया जाए, और उसके अलावा खेतों की गहराई जुताई किया जाना चाहिए। तो ये दो आप काम कर सकते हैं, क्या करने के लिए, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए। अगला सवाल देखिए, सूखे को परिभाषित आपको करना है। तो देखिए पूरे साल में अगर प्रत्येक साल भर में अगर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो क्या होता है, भूमि का जो जल स्तर होता है, भूमि का जो क्या होता है जल स्तर होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूखा की समस्या आती है। तो सूखे के कारण जब सूखा आता है तो उसके चलते पानी पीने की समस्याएं भी हो जाती है। बहुत बार आप देखे होंगे इधर, अभी हाल में 2-4-5 महीना पहले मुजफ्फरपुर साइड में कलों से पानी नहीं निकल रहे थे, और भी अन्य इलाकों में, है कि नहीं। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। हालांकि जब बारिश वगैरह होता है तो ये जल स्तर बढ़ जाता है, तो फिर पानी वापस आने लगता है। उसके अलावा फसलों की सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पाती है कि नहीं, नहर नाले सब सूख जाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। और देखिए इसके लिए जो मुख्य चीज़ें जो जिम्मेदार होती है, उसके लिए कारण जो है वो भूमंडलीय ताप के अंदर जो वृद्धि होता है, तब भी क्या होता है, सूखा की समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वर्ष भर में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने एवं भूमिगत जल स्तर के गिरने से उत्पन्न समस्या सूखा कहलाती है। सूखे के कारण पीने हेतु एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता, और सूखे का सबसे प्रमुख कारण जो है वो भूमंडलीय ताप में वृद्धि है। तो आप इतना लिख लीजिएगा, 2 नंबर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, 2 नंबर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और अगला सवाल देखिए, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताइए। वहीं बोल रहे हैं ना, आपको फिर से बता रहे हैं, आप इससे बच नहीं सकते हैं, आप इसकी तबाही को कम कर सकते हैं, है कि नहीं। ये कब आएगा किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब आएगा तब इतना भारी मात्रा में तबाही मचाएगा कि कहा नहीं जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने जो लिखा है वो 3 प्रकार के उपायों को हमने सुझाया है। एक तो समुद्र तट से दूरी, बस्ती या कस्बा होना चाहिए। कोई भी अगर बस्ती वगैरह होता है तो समुद्र तट से दूर, उसको जितना ज़्यादा संभव हो सके, तकरीबन 2-250 मीटर के आसपास होता है ना, उसका न्यूनतम होता है कि उतना दूरी पर कम से कम गांव, कस्बा या बस्ती वगैरह बसाना चाहिए। उसके अलावा समुद्र के किनारे का तटबंध जो है वो मजबूत होना चाहिए। जो भी जुगाड़ लगाना हो, जो भी कोई प्रक्रिया करना हो, उससे उसका तटबंध जो है उसको मजबूत बनाया जाना चाहिए, है कि नहीं। उसके अलावा जो समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाए जाने चाहिए। मैंग्रोव का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो खारे पानी में या आधे खारे पानी के अंदर वो अपना जो है वो सर्वाइवल कर लेता है। तो उससे क्या होता है, उसका तटबंध जो है कि नहीं, मजबूत होता है कि नहीं। तो आप ये 3 काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, समुद्र तट से दूर बस्ती या कस्बा होना चाहिए, समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए, समुद्र के किनारे पर, समुद्र तट पर अधिक संख्या में क्या किया जाना चाहिए, मैंग्रोव का पेड़ लगाना चाहिए। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं। ये आप लोग को 4 मार्क्स वाला में पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स वाला में पूछा जाए, दोनों में आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, आकस्मिक आपदा प्रबंध में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन किया जाना चाहिए। तो देखिए ये जो पूछेगा ना, 6 मार्क्स वाला में आपको पूछेगा, है कि नहीं, 6 मार्क्स वाला में पूछेगा या फिर 4 मार्क्स वाला में पूछेगा, ये 2 मार्क्स के लिए प्रश्न नहीं है कि नहीं। तो आपको क्या बताना है कि आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन आपको करना है। तो देखिए आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तरों पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा जैसे मान लीजिए कि कोई आपदा हो गया, तो उसके लिए संकट का सामना के लिए सरकार और गैर सरकारी तरीके पर उसका अनेक प्रयास तो किया ही जाता है। लेकिन कोई आकस्मिक आपदा आ जाए तो उसके प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वही जो है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई आग लग गया, तो मान लीजिए सरकारों की वहाँ की बड़ी टीमें आए, वहाँ के सरकार वगैरह के कोई लोग आए देखें कुछ हो, उससे पहले तो पास का जो प्रशासन वगैरह होता है वो पहले पहुंच जाता है कि नहीं। तो इनकी अहम भूमिका होती है आकस्मिक आपदा में। इनका जो होता है ना, आकस्मिक आपदा की स्थिति में ये लोग राहत शिविर का निर्माण करवाते हैं, उपचार के लिए सामग्री का उपलब्ध करवाते हैं,
तो उसके लिए उसके अलावा प्राथमिक उपचार की सामग्रियों को, डॉक्टर को बुलाते हैं, एम्बुलेंस लाते हैं, अगर आग लग गया तो अग्निशामक बुलाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या करते हैं ये लोग, स्थानीय प्रशासन जो है मतलब व्यवस्था करवाता है ये लोग। उसके अलावा जो है अधिकारी वर्ग जो है वो शीघ्र राहत राशि, उचित देखभाल तथा आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं। भाई कुछ भी करना है तो उसके लिए राशि तो लगेगी ही लगेगी, है कि नहीं। कोई इस दुनिया में किसी को अगर ऐसे ही किया जाना है तो कोई फ्री में कोई तो नहीं देगा। हर किसी को भाई अपना जीवन यापन करना है तो उसको भी आर्थिक स्थिति की मजबूती की जरूरत होती है। तो क्या होता है, तो आर्थिक वर्ग का जो शीघ्र राहत राशि है, उचित देखभाल तथा आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था जो है ये लोग क्या स्थानीय जो प्रशासन है वो कर पाते हैं। तो इसको इत्मीनान से एक बार पढ़ देते हैं आप लोग, सुन लीजिए। आकस्मिक आपदा जैसे संकट का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में, है कि नहीं, प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। आकस्मिक आपदा की स्थिति में राहत शिविर का निर्माण, उपचार सामग्री की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की सामग्रियां, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करना प्रमुख इनका जो है कार्य है, किनका, स्थानीय प्रशासन का। उसके अलावा अधिकारी वर्ग शीघ्र ही राहत राशि, उचित देखभाल तथा आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 मार्क्स वाले में पूछेगा या फिर 4 मार्क्स वाले में पूछेगा, दोनों में से किसी में पूछ देगा, इतना लिख दीजिएगा काम चल जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना आप लोगों को करना है। ये पूछेगा आप लोगों को 2 मार्क्स वाला में, है कि नहीं। तो देखिए प्राकृतिक आपदा जो होता है ना वो प्रकृति के द्वारा घटित घटनाओं की वजह से होता है कि नहीं। तो ये जो होता है प्राकृतिक आपदा के अंदर जो है वो बाढ़ आता है, सूखा आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, चक्रवात आता है। उसके अलावा ओलावृष्टि जैसे आप लोग देखते हैं ना, बर्फ गिरता है। उसके अलावा हिमस्खलन जो होता है, बड़े बड़े बर्फ जो होते हैं जैसे हिमालय को देख लीजिए, उसके अंदर अगर कोई हिमस्खलन होता है, या फिर बड़े बड़े आप जहाँ पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ों का सरकना होता है, वहाँ की मिट्टी का फिसलना होता है, या फिर वज्रपात आप कह सकते हो, जैसे तड़का गिर जाता है कहीं कहीं पे देखते हैं ना। तो ये जो है ना वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन इनमें से बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी जो है अधिक विनाशकारी आपदाएं होती है। शेष जो है इसके अलावा कम विनाश करती है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकारों की विवेचना आप ऐसे कर सकते हैं। तो 8 नंबर वाला जो प्रश्न है ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इतना आप लिख लेंगे बिना किसी दिक्कत का, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हम इस पीडीएफ को वहीं पे डाल देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए गेस क्वेश्चन है, पूरी तरह से संभावना है कि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि इन्हीं कुछ प्रश्न को बार बार घुमाया जाता है। देखिए इस डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है ना, आपदा प्रबंधन, इसका जो प्रश्न है ना उसको सेट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन सेटर जो है ना बुक नहीं उठाता है कि नहीं। सामान्य दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसी से संबंधित प्रश्न जो है आपदा प्रबंधन में डाल दिया जाता है कि नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपदा के विभिन्न प्रकारों का आपको वर्णन करना है। वो प्राकृतिक आपदा था और इसमें जो है आपदा का जो प्रकार है उसका वर्णन करना है। देखिए आपदा वैसी स्थिति होती है जिसमें बचाव का कोई उपाय संभव नहीं है, पर इससे होने वाली क्षति को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकता है कि नहीं। हम आपको वही बताए हैं कि कोई भी आपदा जो है ना उससे बचने का आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसके हो जाने के बाद जो है उसके क्षति को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित आपदा होती है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा जो होती है वो प्राकृतिक कारणों से घटने वाली घटनाएं जो है वो प्रकृति क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जैसे भूकंप हो गया, सुखाड़ हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोटक हो गया, या फिर चक्रवात हो गया, वज्रपात हो गया इत्यादि इसके उदाहरण है। जिस क्षेत्र में यह होती है, मतलब ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आपके सामने बताए हैं, जिस क्षेत्र में भी होती है वहां की पूरी जनसंख्या जो है इससे दुष्प्रभावी हो जाती है कि नहीं। और दूसरा जो होता है वो होता है मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या होता है, तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो आपदाएं आती हैं उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसके वजह से जो है कोई भी मानवीय कार्य जिसके वजह से कोई आपदाएं आती हैं उन्हें मानव जनित आपदा कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी जो डिफिनेशन लिखा हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर कोई आप ये भी लिख सकते हैं कि मानव का कोई ऐसा कार्य किया गया कार्य जिसके वजह से कोई आपदाएं आती है उन्हें क्या क्या मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार जैसे भी आप अपने भाषा में लिखना चाहे वो लिख लीजिए, या फिर जितना लिखा गया है इतना भी आप उठा के छाप दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उदाहरण के लिए जैसे हवाई दुर्घटना, हवाई जहाज किसका बनाया हुआ, मानव का बनाया, चलाता कौन है, मानव चलाता है।
है कि नहीं। तो उनकी वजह से ये दुर्घटनाएं होती है। रेल दुर्घटना किसने बनाया, मानव ने बनाया, और चलाता कौन है, वो बनाता है। और दुर्घटनाएं किसकी वजह से होती है, उसी की वजह से होती है। जहरीली गैसों का रिसाव हो गया, सांप्रदायिक या जाति दंगे हो गए, ये सभी क्या आते हैं, ये सभी दंगे, ये सही जो आपदाएं होती है वो मानव जनित आपदाएं होती हैं, है कि नहीं। और ये आपदाएं जो होती है ना, वो सामाजिक आर्थिक जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए आपदाएं चाहे कोई भी हो, मानव जनित हो या फिर प्राकृतिक जनित आपदाएं हो, वो प्रभावित तो लोगों को करती ही है ना। वो चाहे बहुत अधिक मात्रा में करे या फिर थोड़ा कम करे, लेकिन प्रभावित तो करती ही है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, भूकंप और सुनामी के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। 2 नंबर वाला में पूछेगा या फिर 4 मार्क्स वाला में पूछेगा। तो देखिए भूकंप और सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, सबको पता है। जब पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल पर अचानक कंपन उत्पन्न होता है तब उसे भूकंप कहा जाता है। और जब इसी प्रकार का कंपन सागर या महासागर के अंदर मतलब महासागर के तल में होता है तब इसे सुनामी कहा जाता है। इतना आप लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, है कि नहीं। इतना लिख दीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। ये 4 मार्क्स वाला में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत बहुत मतलब नॉर्मल प्रश्न है, तो ये 4 मार्क्स वाला में तो नहीं पूछ पाएगा, है कि नहीं। 4 मार्क्स 2 मार्क्स वाला में पूछ लेगा, हालांकि ये पूछा 2 ही मार्क्स वाला में है, लेकिन हम ऐसी संभावना जताते हैं कहीं 4 मार्क्स वाला में पूछ दे, हालांकि पूछ नहीं पाएगा। 2 मार्क्स वाला जो है वो बढ़िया रहेगा। तो आज के सेशन के अंदर ये 10 प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। आगे जो कुछ और भी प्रश्न होगा उसमें से और छांट रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ प्रश्न और हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए छोटा छोटा आप लोग का आंसर लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, भरना नहीं है कॉपी ऐसे। जितना जरूरी है, जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही लिखिए, अनावश्यक उसके अंदर मत भरिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। पसंद आया वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसका पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि।